आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है पौधों को जानिए। इस चैप्टर में हम पौधे के विभिन्न भागों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में समझेंगे। देखिए, जैसे ही पेड़ पौधे का नाम आता है तो आपके दिमाग में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाती है कि पौधे के अंदर जड़ें होती हैं, तना होता है, टहनियाँ होती हैं और पत्ते होते हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है पौधों के प्रकार। पौधों को उनके आकार, गुणों के हिसाब से हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। इन वर्गों में सबसे ऊपर रखते हैं हम शाक, दूसरे झाड़ी, तीसरे वृक्ष, चौथा लता। लता फिर दो प्रकार की होती है, एक विसर्पी लताएं होती है और दूसरी आरोही लताएं होती हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले होते हैं शाक। देखिए, जितने भी छोटे पौधे होते हैं जिनका तना जो है वो हरा और कोमल होता है, उन्हें हम शाक कहते हैं। जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, पुदीने जैसे कुछ पुदीने या कुछ और भी पौधे हैं, ये सब शाक कहलाते हैं, जैसे कि टमाटर, पुदीना आदि। इनकी खास बात ये होती है कि इनके तने हरे होते हैं और कोमल होते हैं, उनको हम शाक कहते हैं। फिर आता है झाड़ी। जैसे यहाँ पे नींबू का पेड़ दिखाया हुआ है। जो पौधे शाक से बड़े लेकिन वृक्ष से छोटे होते हैं, जो शाक वाली कैटेगरी है उससे थोड़ा सा बड़े, लेकिन जो वृक्ष की कैटेगरी है उससे थोड़ा सा छोटे जो होते हैं, उनको हम झाड़ी कहते हैं। इनका तना कठोर होता है, लेकिन तने के नीचे से ही शाखा निकल जाती है, जैसे नींबू, किन्नू, अनार आदि, ये सब झाड़ी में आते हैं। उसके बाद है वृक्ष। देखिए, वृक्ष काफ़ी बड़े होते हैं, इनका तना बहुत कठोर होता है, इनमें शाखाएं जो है वो तने से ऊपर से निकलती हैं। इनके कुछ उदाहरण है हमारे पास, नीम, आम, कटहल आदि। उसके बाद लता। लताओं को बेल भी कहा जाता है। ये शाक और झाड़ी से थोड़े से अलग होते हैं। इनके दो प्रकार हैं, विसर्पी लताएं। वे लताएं जो धरती पर ही फैलती हैं, उनको हम विसर्पी लताएं कहते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज आदि। आरोही लताएं उन लताओं को कहते हैं जो किसी वस्तु का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती हैं, जैसे कि मनी प्लांट और तुरई। ठीक है। विसर्पी लताएं ऐसी लताएं होती हैं जो नीचे धरती पर ही फैलती है, ये कहीं ऊपर नहीं चढ़ती। जैसे यहाँ पर इसमें आपको चित्र में दिख रहा है, खरबूजे की एक बेल दिख रही है। वहीं आरोही लताएं उनको कहते हैं जो किसी चीज का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं, उनको हम आरोही लताएं कहते हैं, जैसे मनी प्लांट, तुरई, लौकी आदि। उसके बाद पेड़ पौधों के कुछ मुख्य भाग। सभी पेड़ पौधों में ये जो भाग मैं बता रहा हूँ ये कॉमन होते हैं। सबसे पहला है तना, फिर होती है पत्तियाँ, जड़, पुष्प आदि। अब एक एक करके हम इनके कामों के बारे में समझते हैं और इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है तना और इसके कार्य। तने का कार्य जानने के लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। देखो, हमने 3 अलग अलग पौधे लिए, उनको काटा, उनको 3 अलग अलग रंगों में डुबोया। तो कुछ समय के बाद मैंने देखा कि उनके जो पत्ते हैं उनके रंग भी उन्हीं रंगों के हिसाब से बदल गए जिन रंगों में हमने उनको रखा था। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि तने जो हैं वो पानी को ऊपर की ओर लेके जाते हैं, पत्तों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो तने का मुख्य कार्य है ये पानी और खनिज पदार्थ को पत्तों तक ले जाने का काम करते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ही पानी जो है वो तने में ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये तने का मुख्य कार्य है। उसके बाद पत्तियों के बारे में जानते हैं। पत्ती जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती का वो भाग जिससे वो तने से जुड़ी हुई होती है या टहनी से जुड़ी हुई होती है उसको पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती का जो हरा वाला भाग है उसको हम फलक कहते हैं। देखो, एक पत्ती के माध्यम से समझते हैं। इस पत्ती के हमने 4 अलग अलग भाग किए हुए हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4। एक एक करके समझते हैं। जो नंबर 2 वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, बीच में एक लंबी सी लाइन दिख रही होगी, उसको हम मध्य सिरा कहते हैं। दूसरा, नंबर 1 पर जो आपको अलग अलग सिराएं दिख रही हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं अलग 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 अलग, जो अलग अलग शेप के हैं, उनको हम सिराएं कहते हैं। नंबर 4 जो ये वाला हिस्सा है नीचे, इस हिस्से से पत्तियां जो है वो टहनी से जुड़ी हुई होती है, इसको पर्णवृत्त कहते हैं। और जो पत्ते का जो हरे वाला भाग है, पूरा भाग, उसको हम फलक कहते हैं। ये एक पत्ती की संरचना है। पत्ती की संरचना या सिरा विन्यास। देखिए, सिरा विन्यास पत्तियों का 2 प्रकार से होता है। पत्ते में सिराएं जिस तरह से व्यवस्थित होती हैं उससे हम उसका सिरा विन्यास कहते हैं। यह 2 तरह से पाई जाती है, एक को कहते हैं जालिका रूपी और दूसरे को कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। देखो, इन दोनों पत्तों से हम समझते हैं कौन सा जालिका रूपी है, कौन सा
समांतर है। देखो जो ये वाला पत्ता है, इसके अंदर जो आपको काले काले रंग की सिराएं दिख रही हैं अलग अलग, ये वाली, ये सारी की सारी सिराएं आप देखो कि एक दूसरे से समांतर हैं। समांतर होने का अर्थ है कि ये जो पत्ता है ये हमारा पैरेलल वेनेशन मतलब समांतर सिरा विन्यास का है। वहीं दूसरा जो पत्ता है हमारे पास, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अलग अलग जो है, देखो ये आपकी मध्य सिरा है या मुख्य सिरा, इसमें से अलग अलग सिराएं निकल गई और उनमें से फिर आगे चल के सिराएं निकल रही हैं। इसको हम कहते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। ठीक है, रेटिकुलेटेड वेनेशन। ये दो प्रकार के सिरा विन्यास पत्तों में पाए जाते हैं। इसके बाद पत्तों के कार्य। देखो पत्तों के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पत्ते हैं उनसे एक्स्ट्रा पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है। इसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये पत्तियों का एक कार्य है। दूसरा मुख्य कार्य है पत्तों का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से और सूर्य के प्रकाश की मदद से जो पत्तियां हैं वो पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है जो भोजन बनाने में मदद करता है। तो पत्तियों का दूसरा मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। ठीक है, और इस भोजन को पत्तियां जो है मंड के रूप में स्टोर भी करती हैं। इस मंड का हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने हमारे दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम किसी चीज़ के ऊपर अगर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं, अगर उसका कलर जो है वो ब्लैक या फिर ब्लू हो जाता है तो उसके अंदर क्या बोलते हैं मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो उस तरह से हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी भी हुई है इसके रिगार्डिंग। इसके बाद हम देखते हैं पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन का जो पानी उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हाँ सच में पानी वाष्पित होता है कि नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं, किसी हरे पौधे के ऊपर किसी टहनी पर हम एक पॉलीथीन अगर बांध दें और 2 दिन बाद अगर आप उसको देखो तो उसके अंदर आपको नीचे देखो यहाँ पर पानी जमा हुआ मिलेगा, उसके अंदर पानी जमा हो जाएगा। अब आपने तो इसमें पानी डाला नहीं था, हुआ क्या है कि पत्तियों पे धूप आई और वो वाष्पित होकर पानी उड़ने लगा, लेकिन आपने पॉलीथीन बांध रखी है तो वो पानी वहीं पर संघनित होकर पानी के रूप में वापस बदल गया। पहले वाष्प बन के उड़ना चाहा लेकिन उड़ नहीं पाया क्योंकि आपने पॉलीथीन बांध रखी थी, वो वापस से पानी बन गया। ये एक्टिविटी दर्शाती है कि पत्तियों से एक्स्ट्रा पानी जो है उड़ के वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जड़ के कार्य। जड़ के कार्य को समझने के लिए हम फिर से एक एक्टिविटी करते हैं। हमने 2 गमलों में 2 अलग अलग पौधे लिए, उनमें से एक पौधे की जड़ काट के उसको उसके अंदर लगा दिया और दूसरे वाले को जैसे का वो था जड़ समेत उसको लगा दिया। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो जड़ समेत वाला पौधा था वो तो ठीक रहता है और ये वाला पौधा मर जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जड़ से जल और खनिज तत्व जो हैं वो तने के माध्यम से पत्तों तक पहुंचते हैं। मतलब खनिज तत्व और जो पानी है वो जड़ों के माध्यम से पौधे के अंदर जाता है और तनों के माध्यम से होते हुए वो पत्तियों तक जाता है। जिस पौधे में जड़ थी ही नहीं, उसके अंदर पानी नहीं जा पाया, तो इनका खाना जो है वो नहीं बन पाया। तो जड़ का मुख्य कार्य जो है वो ये होता है कि जल और खनिज तत्वों को तने के माध्यम से पत्तों तक पहुंचाना, ये जड़ का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद जड़ों के प्रकार। जड़ें हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है रेशेदार या झकड़ा जड़। जो मूसला जड़ होती है उसका डायग्राम आपको दिख रहा है। एक सीधी जड़ होगी, उसमें से जड़ों की अलग अलग ब्रांचेस निकलेंगी, इसको तो हम मूसला जड़ कहते हैं। वहीं एक ही गुच्छेदार जो जड़ होती है उसके अंदर कोई मुख्य जड़ नहीं होती, कोई उसके साइड वाइज जड़ नहीं होती, उन सभी की ऐसे यहीं पर ही वो फैलना शुरू हो जाती है, तो इसको तो हम कहते हैं रेशेदार जड़। और जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और उसके अलावा और सारी जड़ें निकलती हैं उसको हम कहते हैं मूसला जड़। ठीक है, ये जड़ों के हमारे पास 2 प्रकार हैं। क्या हम जड़ों को या क्या हम पत्तों को देखकर ये बता सकते हैं कि इनकी जड़ किस प्रकार की होगी? तो इसका जवाब है हाँ, हम बता सकते हैं। देखो जिन पत्तों की, हमारे पास 2 प्रकार के पत्ते हमने पढ़े थे, एक को हमने देखा था कि समांतर उनका स्ट्रक्चर था, एक का जालिका रूपी स्ट्रक्चर था। तो हम इनको देख के बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जिन पौधों की जड़ें जो हैं वो इस तरह से फैली होती हैं जैसे कि इस वाले में है, वो उनके जो पत्ते हैं वो हमेशा समांतर विन्यास वाले होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा, जिन पौधों की जड़ें
मूसला जड़ होती है, जैसे कि ये वाला पौधा, उनकी पत्तियों की जो स्ट्रक्चर है वो जालिका रूपी होती है, जैसा कि आपको इस चित्र के माध्यम से दिख रहा है। ठीक है, तो पत्तों से हम जड़ों का अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर हम कहेंगे जड़ों से हम पत्तों का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पुष्प अथवा फूल। देखिए पुष्प बहुत अलग अलग रंगों के होते हैं, ये देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगते हैं। एक गुलाब का फूल यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए कितना सुंदर है। ठीक है, पुष्प की संरचना के बारे में समझते हैं, पुष्प में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो ये एक पुष्प की संरचना बनाई हुई है। पुष्प के अंदर मुख्य भाग होते हैं पंखुड़ी, बाह्य दल, स्त्री केसर, पुंकेसर और अंडाशय। ये मुख्य भाग होते हैं इसके अंदर। लेकिन ये इन सारे भागों में से कौन कौन से भाग हैं उसको समझने के लिए हम देखिए, पंखुड़ी वो वाले हिस्से हैं जो अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। जैसे कोई फूल अगर कोई बैंगनी कलर का है तो उसकी पंखुड़ी बैंगनी होगी, अगर कोई फूल गुलाबी रंग का है तो उसकी पंखुड़ी जो है गुलाबी होगी। इस फूल के अंदर जो पंखुड़ियाँ हैं वो हमारी लगभग लाल रंग की हैं, तो ये हमारी पंखुड़ियाँ हैं। बाह्य दल वो बाहर के पत्ते हैं जो हरे रंग के होते हैं। ये जब पुष्प खिलता नहीं है, कली के रूप में होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है बाह्य दल। उसके बाद स्त्री केसर, हर पुष्प के बीच में एक सेंटर में जो एक स्ट्रक्चर होती है, एक ही स्ट्रक्चर होती है सभी पुष्पों के अंदर, उसको स्त्री केसर कहते हैं। उसके अलावा जो आपको इस डायग्राम में 6 अलग अलग चित्र दिख रहे हैं या 6 अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रही है, उनको हम पुंकेसर कहते हैं। एक फूल में पुंकेसर की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्त्री केसर केवल एक ही होता है। और ये वाला जो हिस्सा है जो अंडे रूपी संरचना में है, इसको पुष्प का अंडाशय कहते हैं। तो ये फूल की संरचना है। आइए अंडाशय के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो अंडाशय को काटने से पता चलता है कि उसके अंदर छोटे छोटे गोल कण होते हैं जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। जैसे कि हमने एक अंडाशय को काटा तो उसके अंदर देखो यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, अंडे जैसे गोल गोल संरचना, इन संरचनाओं को हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पुष्प का काम क्या होता है। पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। पौधों का जनन अंग अगर पूछे क्या होता है तो पुष्प या फूल जो है वो पौधे का जनन अंग होते हैं। इनमें पौधों के फल और बीज का निर्माण होता है। फल और बीज का निर्माण पुष्प से ही होता है। इसके बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे, जब वहाँ पर पादपों में जनन वाला चैप्टर है उसमें पुष्प से किस प्रकार से जनन होता है वो हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इस कक्षा में केवल यहीं तक हमने पढ़ना था। ठीक है, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा देखो, हमने पढ़ा शाख, झाड़ी, वृक्ष और लताएं क्या क्या होती है। फिर लताओं के 2 भाग पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने देखा कि पौधों के अलग अलग भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि तना, पत्ती, जड़, पुष्प आदि। फिर हमने इन सभी के कार्यों के बारे में समझा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।